राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों आज इस वीडियो में फॉर द फर्स्ट टाइम एक बहुत इंटरेस्टिंग स्मॉल कैप कंपनी के ऊपर हम बात करने वाले, काफ़ी सिंपल वे में, काफ़ी डिटेल वे में। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो स्टॉक है ये अपने टॉप लेवल से या ऑल टाइम हाई से 57% क्रैश कर चुका है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भाग चुका है उसके बाद हम वीडियो बना रहे हैं, उल्टा स्टॉक इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नीचे है अपने टॉप लेवल से। इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले, सबसे पहले तो बिजनेस का ओवरव्यू, मतलब कंपनी करता क्या है, क्या सर्विस प्रोवाइड करता है एंड किसको करता है, मतलब कस्टमर कौन कौन है। उसके बाद हम ये देखने वाले कि बिजनेस में इस टाइम पे इंटरेस्टिंग क्या चल रहा है। देन हम फाइनेंशियल मॉडलिंग की तरफ जाएंगे, मतलब आगे फ्यूचर में कितना ग्रोथ आने का पॉसिबिलिटी है, उसके लिए एक स्टडी रिपोर्ट का यूज़ भी करने वाले हैं। एंड क्या रिस्क फैक्टर है इस बिजनेस में, क्योंकि हर बिजनेस में एंटीथेसिस पॉइंट या रिस्क फैक्टर होता है, तो सिमिलरली इसमें क्या रिस्क है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आपको कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर्स का नाम दिखेगा। एंड स्टॉक तो आप देख ही पा रहे हो कि टॉप से बहुत ज़्यादा गिर चुका है, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वैल्यूएशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। तो चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी का नाम आपके साथ शेयर करते, एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरियन प्रो सोल्यूशन लिमिटेड के ऊपर। तो पहले तो बताना कमेंट करके कि ये स्टॉक आप में से कितने सारे लोग होल्ड करते हैं अपने पोर्टफोलियो में, या कितने सारे लोग नाम सुना है या ट्रैक करते, बताना ज़रूर कमेंट करके। तो हम ऐसे ही कुछ अलग अलग कंपनियां, नए नए कंपनी को भी कवर करेंगे आगे जाके। तो 5 साल का चार्ट तो आपके सामने है। 5 साल के अंदर रिटर्न बहुत शानदार 891% का मैसिव रिटर्न कंपनी ने दिया, एंड इतना गिरने के बाद भी। अदरवाइज एक समय ऐसा था जब कंपनी 1000, 1300, 1500 या 2000% तक का भी जो रिटर्न है वो दे रहा था। ठीक है, ये वाला फेज देख लीजिए। इस समय पे तो कंपनी 2200% का रिटर्न दे रहा था, बट उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुआ, मार्केट में सेलिंग आया, तो ये स्टॉक भी अपने टॉप लेवल से 57% गिर चुका है आज के दिन। 1 साल का चार्ट कुछ ऐसा दिखता है, 1 साल में 40% डाउन है ये स्टॉक। अभी ये जो कंपनी है क्या करता है आगे हम वीडियो में जानेंगे, बट उससे पहले बेसिक फाइनेंशियल जो डिटेल्स है वो देख लेते हैं। आज के दिन इस कंपनी का जो साइज है या मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 4,500 करोड़, मतलब एक छोटा स्मॉल कैप कंपनी। स्टॉक का पीई रेशो है 22। अभी पीई रेशो ज़्यादा है या कम है कैसे पता लगाए, सिंपली इसी कंपनी का ही हम एवरेज पी देख लेते हैं। 5 साल का एवरेज पीई देखेंगे वो आपको 32 का दिखेगा, एंड आज का जो पीई रेशियो है वो 22 पे, तो 5 साल के एवरेज के बिलो तो आ चुका है। एंड ऐसा भी देखने को मिला था कि एक समय में 50 या 60 पे चला गया था पीई रेशियो, आज उसका हाफ नहीं, उसका 1/3 हो चुका है वैल्यूएशन। ठीक है, तो वैल्यूएशन काफ़ी गिरा है। एंड वैसे भी अगर हम जज करना किसी कंपनी को कि 22 का पी है तो हम उसको बहुत एक्सपेंसिव नहीं बोल सकते, राइट। इंडस्ट्री का पी भी 22 का है। आरओसी, रिटर्न ऑन इक्विटी हेल्दी, ठीक ठाक। कर्जा है 29 करोड़ का, एंड जो कैश है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब एक नेट डेट फ्री कंपनी है। एंड जिन कंपनीज में कर्जा कम होता है उनका बैलेंस शीट वैसे ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है, तो इस कंपनी में भी कुछ वैसा ही सीन है कि इसमें कर्जा ज़्यादा नहीं है, तो वो हेडेक नहीं है कंपनी के पास। देन अगर रिजल्ट की बात करें तो बेसिकली आप इसको आईटी सेक्टर के अंदर डाल सकते हो, बट फिर भी आईटी सेक्टर से थोड़ा सा अलग बिजनेस है, मतलब एक अलग सेक्टर के ऊपर फोकस्ड है ये कंपनी। ठीक है, तो लास्ट क्वार्टर क्या हुआ था कि जब ज़्यादातर लोग स्ट्रगल कर रहे थे तो तब भी 21% का सेल्स ग्रोथ इस कंपनी ने पोस्ट किया था, बट प्रॉफिट में वैसा ग्रोथ रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। प्रॉफिट लगभग 1% के अराउंड कुछ ऊपर गया था। ठीक है, लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड अगर हम देखें इसका कैश फ्लो, तो कैश फ्लो भी काफ़ी अच्छा है। 2024 में, 2025 में कंपनी ने 150 करोड़ से ज़्यादा का ही जो कैश है वो जनरेट किया। प्रॉफिट की बात करें तो 2024 एंड 25 में कंपनी का प्रॉफिट कुछ ऐसा था, 143 करोड़, 188 करोड़, मतलब ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि कैश जनरेशन भी अच्छा है। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर बात करें तो आज के दिन प्रोमोटर का स्टेक है 26.88%। हाँ, काफ़ी सारे लोगों को कम लग सकता है, बट आपको बहुत सारे ऐसे कंपनी मिल जाएंगे जहाँ पे प्रोमोटर का जो स्टेक है वो काफ़ी कम होता है। हर किसी कंपनी में रिलायंस जैसा या टाटा जैसा या अडानी जैसा प्रोमोटर होल्डिंग नहीं होता है। अगर आप दूसरा आईटी कंपनी देखेंगे जैसे कि इन्फोसिस फॉर एग्जांपल, तो नारायण मूर्ति के पास कितना ही स्टेक है, बहुत कम। जैसे कि जोमेटो को जिन्होंने शुरू किया था दीपेंद्र गोयल, तो उनका पास आई थिंक 4% ऐसा कुछ स्टेक होगा पूरी कंपनी का। ठीक है, तो प्रोमोटर स्टेक 26% है। एफआईज ने लास्ट क्वार्टर दिसंबर में अपना स्टेक इंक्रीज किया है, डीएस ने हालांकि डिक्रीज भी किया है। पब्लिक का स्टेक एट द एंड ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, मतलब जितना डीएस ने बेचा उतना एफआईज ने खरीद लिया, उससे थोड़ा ज़्यादा ही खरीद लिया। एंड एफआईज के अंदर कौन कौन है, तो सबसे पहले तो आपको नाम मिलेगा मालाबार इंडिया का। मालाबार इंडिया बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे लोग इसको क्लोजली ट्रैक करते हैं कि ये फंड कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो इनका इन्वेस्टमेंट ये छोटे इंटरेस्टिंग कंपनी में है।
गोल्डमैन सैक्स का भी इन्वेस्टमेंट है। गोल्डमैन सैक्स का नाम आप लोगों ने सुना ही है। वेरानियम इंडिया का इन्वेस्टमेंट है। एंड एक और यहाँ पे जो स्टेट व्यू कैपिटल मास्टर फंड है, इनका भी इन्वेस्टमेंट दिखता है। एंड एक और भी है। तो कुछ एफआईज लोग जो है वो इंटरेस्टेड है इस कंपनी में। इसके अलावा अगर हम पब्लिक के ऊपर बात करें तो पब्लिक के अंदर भी आपको काफ़ी सारे ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर मिल जाएंगे जिनके पास मोर देन 7%, 4%, 2% का स्टेक है। बट इन्हीं में से एक जो बहुत ही पॉपुलर नाम है वो है मिस्टर सुंदर अय्यर। तो इनका इन्वेस्टमेंट है। एंड इन्होंने धीरे धीरे करके अपना स्टेक बिल्ड भी किया है। पहले 1.5% से शुरू किया, उसके बाद 2.5%, देन 3%, आज के दिन 3.5% हो गया। तो धीरे धीरे इन्होंने अपना स्टेक बिल्ड किया। एंड और भी काफ़ी सारे यहाँ पे अय्यर का नाम देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी लोग शायद इनकी ही फैमिली से होंगे, ये लोग इन्वेस्टेड है। एंड आप गूगल में जाके ये नाम सर्च करना, इनका जो पोर्टफोलियो का साइज़ है या नेटवर्थ है वो कितना है, आपको पता चल जाएगा कि ये कितने बड़े लेवल के इन्वेस्टर है। ठीक है। तो हाँ, स्मार्ट मनी तो है इस कंपनी में। ठीक है। अब ये कंपनी क्या बिजनेस करता है, चलिए पहले वो जानते हैं एंड बाकी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले वेंचरा का स्टडी रिपोर्ट। वैसे दोस्तों ये स्टडी रिपोर्ट हमने प्राइवेट लर्निंग ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर दिया है। तो जिनको भी एक्सेस करना है ऐसे वाले स्टडी रिपोर्ट्स, तो आप प्राइवेट लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि देखिए वेंचरा ने रिसेंटली किन किन कंपनीज को कवर किया, जो भी हमारे हाथ में आता है, मतलब ये सारी स्टडी रिपोर्ट हम प्रोवाइड कर देते हैं लर्निंग ग्रुप में। जैसे कि हिंदुस्तान जिंक हो गया, KSH इंटरनेशनल हो गया, पार्क मेडी वर्ल्ड, इसके ऊपर भी स्टडी रिपोर्ट हमने प्रोवाइड कर दिया वहाँ पे। तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ है, देन नायका है, उसके बाद येस बैंक है, NBCC कंपनी है, जुबिलन फॉर्मोवा, शक्ति पम्प्स, अंबर इंटरप्राइजेस, देन उसके बाद वाबाग, CESC, बाजार स्टाइल रिटेल, TD पावर, DCB बैंक, देन विरिंची, अडानी इंटरप्राइज, आपाड़ इंडस्ट्रीज, एलाइट ब्लेंडर्स, नॉर्दर्न आर्क। तो नॉर्दर्न आर्क भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी, तो इनको रिसेंटली कवर किया है। एंड ये वाली जो स्टडी रिपोर्ट है वो मिल जाते हैं प्राइवेट लर्निंग ग्रुप में। कल बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली में ज्वाइन किया है, तो देखते हैं अच्छा लगा कि एक साथ काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन किया, क्योंकि हमने जो मेन टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे लिंक शेयर कर दिया था कि कैसे लर्निंग ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड फीस मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, 199 पर मंथ का है, जो कि बहुत ही कम है। जो वैल्यू आपको मिलेगा बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी दोस्तों ये जो स्टडी रिपोर्ट है ना, इधर पे कंटेंट क्या क्या है देखिए। सबसे पहले समरी है, उसके बाद वाई इन्वेस्ट इन ओरियन प्रो वो दिया गया है। देन इनका जो एक्सपेक्टेशन वैल्यूएशन है वो है, चार्ट है, पीयर कंपैरिजन है, फाइनेंशियल समरी है, शॉर्ट एनालिसिस है, मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। देन कंपनी ओवरव्यू है, बिजनेस क्वालिटी, की मैनेजमेंट, रिस्क एंड कंसर्न, क्वार्टरली फाइनेंशियल, ठीक है, वो सारा कुछ दिया गया। तो हम इस कंपनी का जो ओवरव्यू है इससे शुरू करने वाले, जो कि 23 नंबर पेज के ऊपर है। तो आ जाते हैं 23 नंबर पेज के ऊपर। एंड इधर पे पहले तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि बताया क्या गया है, तो हमको बिजनेस के बारे में आइडिया मिल जाएगा। बताया गया दैट ओरियन प्रो सोल्यूशन लिमिटेड इज ए ग्लोबल एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी कंपनी दैट डेवलप्स मिशन क्रिटिकल सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजी सोल्यूशन फॉर द बैंकिंग, फिनटेक, ट्रांजिट मोबिलिटी, पेमेंट्स एंड एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। मतलब ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, ज़्यादातर रेवेन्यू वहाँ से ही आता है। शुरू तो हुआ था बिजनेस 1997 में, मतलब काफ़ी पुराना बिजनेस है। हेडक्वार्टर इन नावी मुंबई एंड ऑडियंस प्रोडक्ट इकोसिस्टम इंक्लूड्स ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म, देन लेंडिंग, ट्रेजरी solution, then capital market, technology, smart mobility, transit payment system, enterprise AI platform, data center infrastructure service. The company has progressively shifted its focus from traditional IT service towards building proprietary IP-led enterprise platform that enable digital transformation, automated and AI-driven decision making across industries. मतलब जो इस टाइम पे ज़रूरत है उसी तरफ कंपनी जो है वो फोकस कर रहा है, जो पहले एक ट्रेडिशनल IT सर्विस प्रोवाइड करता था, मतलब अपने आप को चेंज कर रहा है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कंपनी का जो क्लाइंट लिस्ट है वो भी आपको मिल जाएगा। रिटेल बैंकिंग के अंदर जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, देन एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारे आ जाते हैं। होलसेल बैंकिंग के अंदर SBI, PNB, उसके बाद अली बैंक, तो ये सारे लोग आ जाते हैं। एंड टेक इनोवेशन ग्रुप के अंदर गूगल, AWS भी आ जाता है, रेड हैट भी आ जाता है, एंड पेमेंट्स के अंदर ये लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कंपनी का क्लाइंट ओवरऑल ग्लोबली कौन कौन है। ठीक है, सारी इंडियन कस्टमर नहीं है, बाहर भी इनका बिजनेस है। अभी इधर पे और अच्छी तरीके से देख सकते हो क्या सोल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करता है। तो 4 डिवीजन में आप इनको डिवाइड कर सकते हो। पहला है ट्रांजैक्शन बैंकिंग, देन है लेंडिंग, उसके बाद ट्रांजिट सोल्यूशन एंड प्लेटफॉर्म सर्विस, डेटा सेंटर एंड क्लाउड में।
तो ट्रांजैक्शन बैंकिंग के अंदर आपका आ जाता है कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग, कैश लिक्विडिटी मैनेजमेंट, रिसीवेबल कलेक्शन मैनेजमेंट, पेमेंट रेट फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंशियल सप्लाई चेन, ये सारा कुछ आ जाता है। सिमिलरली लेंडिंग के अंदर आता है रिटेल लेंडिंग सोल्यूशन, एसएमई लेंडिंग प्लेटफॉर्म, ट्रेजरी कैपिटल मार्केट सोल्यूशन। ट्रांजिट सोल्यूशन के अंदर आता है ऑटोमेटेड गेट्स, ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन, ट्रांजिट पेमेंट सोल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे करके आप देख सकते हो डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग डेटा सेंटर के अंदर आता है। तो ये सारे सर्विसेज एंड सोल्यूशंस कंपनी प्रोवाइड करता है। मतलब सबसे पहले ये जान लिया कि ओवरऑल एक आईटी कंपनी है, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर फोकस्ड एंड बैंकिंग सोल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करता है। क्लाइंट कौन कौन है वो भी हमने जान लिया। अभी कुछ और डिटेल्स के ऊपर बात करते हैं। तो इधर पे बताया गया दैट ओरियन प्रो सोल्यूशन, या शॉर्ट में हम इसको ASL बोला करेंगे। तो ASL follows a product led IP driven model with banking and financial service contributing 54% of revenue and technology innovation group 46%। मतलब अगर आप रेवेन्यू को डिवाइड करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू फाइनेंशियल सेक्टर से आता है जो कि है 54%, बाकी का आता है 46% टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप से। इट मोनिटाइजेज its platform through licensing, implementation and maintenance with 60% recurring revenue, बहुत अच्छा है recurring revenue, and enabling scalable AI driven non-linear growth। अभी दोस्तों थोड़ा सा हम ग्लोबल मार्केट की बात करेंगे, मतलब अपॉर्चुनिटी क्या है, या शार्क टैंक इंडिया जिन लोगों ने देखा है कि टैम जिसको बोला जाता है टोटल एड्रेसेबल मार्केट, वो क्या है, वो कितने रेट से ग्रो कर रहा है, वो भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, कंपनी अच्छा है वो उससे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि एशियन पेंट भी कंपनी तो अच्छा है बट सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा है तो वो कंपनी क्या ही कर पाएगा वहाँ पे, राइट। ओके, तो बताया गया दैट ग्लोबल ट्रांजैक्शन बैंकिंग मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ए CAGR ऑफ 13.5% थ्रू 2031। तो सोच कर देखिए, इंडिया की बात नहीं हो रही है, ग्लोबली अगर कोई सेक्टर 13.5% के CAGR से ग्रो करे, वो एक्चुअली में बहुत अच्छा रेट होता है। ये तो ग्लोबल नंबर है, एंड कोई इंडिविजुअल कंपनी जो बढ़िया काम कर रहा है वो 13% का 20, 30, 40% ग्रो कर सकता है, राइट। तो ग्लोबली ग्रोथ रेट तो काफ़ी बढ़िया है। एंड जो AFC है, मतलब ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन मार्केट है, वो भी 7% के CAGR से ग्रो करेगा, एक्सपेक्टेड है, अच्छा है। Meanwhile, India's data center capacity is expected to increase from 1.3 gigawatt to 15-17 gigawatt by FY35। तो अगर डेटा सेंटर कैपेसिटी बढ़ेगा तो वहाँ से भी कंपनी को बेनिफिट मिलने वाला है। ड्रिवन बाय क्लाउड, AI, डेटा लोकलाइजेशन डिमांड विथ प्रेजेंस अक्रॉस ऑल 3 सेगमेंट, वी एक्सपेक्ट ओरियन Pro to capture this opportunity through its IP-led platform, specialized offering and sustained R&D investment। तो कंपनी R&D में काफ़ी खर्चा करता है। हमारे जो ट्रेडिशनल IT कंपनीज हैं उनमें क्या एक नेगेटिव पॉइंट है कि ये लोग डिविडेंड दे देते, जितना प्रॉफिट कमाते उसका काफ़ी डिविडेंड दे देते, ये अपने R&D के ऊपर उतना खर्चा नहीं करते। बट ये कंपनी अपने रेवेन्यू का 8-9% R&D में इन्वेस्ट करता है, काफ़ी अच्छा पोर्शन R&D में जाता है, enabling scalable growth, operating leverage and margin expansion। Next point, in the banking platform segment, we expect Orion to grow through cross-selling iCash Pro and Smart Lender across its existing bank and financial institution client base and expanding internationally। तो इंटरनेशनल मार्केट भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि 1.2 से लेकर 1.5 बिलियन डॉलर का सर्विसेबल मार्केट है इंटरनेशनली। तो वहाँ से भी 60-70 करोड़ का तो ऑर्डर इनको आ ही जाता है, एंड AMC बिजनेस के थ्रू भी इनका जो रिकरिंग रेवेन्यू है वो आता है। तो बताया जा रहा है दैट वी एक्सपेक्ट द सेगमेंट टू डिलीवर 25-30% रेवेन्यू CAGR विथ 20-30% EBITDA मार्जिन। मतलब ये वाला सेगमेंट तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद ट्रांजिट सेगमेंट, तो इधर पे क्या एक्सपेक्टेड है दैट along with an executable order book of 600-700 crore over 4-5 quarters, supporting 20% plus margin। मतलब ये भी इंटरेस्टिंग है, 20% से ज़्यादा का मार्जिन मतलब अच्छा ही है। एंड ऑडियंस प्रो का जो डेटा सेंटर का बिजनेस है फॉलोज ए कैपिटल लाइट डिजाइन एंड कंसल्टेंसी मॉडल, इनेबलिंग पार्टिसिपेशन इन हाई वैल्यू प्रोजेक्ट विदाउट बैलेंस शीट रिस्क विथ प्रोजेक्ट साइजेस ऑफ 100-125 करोड़। Recent large wins including 350 crore Adani project, and the order book has increased to 500 and 600 crore, providing strong revenue visibility as execution scales and hyperscales project increase। Margin are expected to expand from 15-16% to 20-22%। तो मार्जिन भी अगर आगे जाके एक्सपांड करे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा।
तो कंपनी ने लास्ट 3 साल में 32% का CAGR दिखाया अपने रेवेन्यू में। एंड वेंचरा के हिसाब से आगे भी जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़िया तरीके से ग्रो करेगा। बढ़िया यानी कि कितना, 28.8% के CAGR से ग्रो करेगा 28 फाइनेंशियल ईयर तक। EBITDA लगभग 30% एंड पैट लगभग 29% से ग्रो करने वाला है। ओके, रिस्क क्या है? देखिए, वैल्यूएशन कॉल में तो ये है कि इन्होंने टारगेट दिया है 19 का PE रेशियो पकड़ा एंड टारगेट दिया है 1352 रुपीज़ का, मतलब 86% का अपसाइड टारगेट है कंपनी के ऊपर। रिस्क के अंदर आता है कॉम्पिटिटिव प्रेशर, डिलेज इन मेट्रो एंड डेटा सेंटर प्रोजेक्ट एंड एग्जीक्यूशन रिस्क। ये कुछ की रिस्क फैक्टर है इस कंपनी में एंड इस बिजनेस में। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इधर पे जो पूरा फाइनेंशियल मॉडलिंग है वो भी देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको मिलेगा 2024 का डेटा, देन 25 का, देन 26, 27, 28। पहले रेवेन्यू, देन EBITDA, देन नेट प्रॉफिट, देन EBITDA परसेंटेज में कितना है एंड देन नेट प्रॉफिट परसेंटेज में, देन EPS, ठीक है, ROE, बुक वैल्यू पर शेयर, सारा कुछ दिया गया है। लास्ट में 200 जाके इम्पॉर्टेंट होता है EPS 2026 में एक्सपेक्टेड है 38.9 रुपीज़ का एंड ये विद इन जस्ट 2 ईयर 72 रुपीज़ तक जाने का पॉसिबिलिटी बताया जा रहा है, ऑलमोस्ट डबल 2 साल में। तो मैसिव CAGR ग्रोथ कंपनी ला सकता है, ऐसा एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। एंड अगेन इसको थोड़ा सा याद रखना, 72 का PE रेशियो, सॉरी जो EPS है वो सोचा जा रहा है, एक्सपेक्टेशन है। आप चाहो तो इसको लेके खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हो, नहीं 72 नहीं 60 का होगा तो क्या होगा, 50 का होगा तो क्या होगा, 80 का होगा तो क्या होगा, अपने अपने हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जैसे इन्होंने 72 का EPS सोचा 2028 में होगा एंड उस टाइम पे 19 का अगर PE मिल जाए तो 1368 रुपीज़ इनका ही टारगेट निकल कर आ रहा है। आप चाहो तो बेयर केस में और कम PE देख सकते हो, लाइक यहाँ पे मान लेते कि 65 का होगा EPS एंड PE रेशो मिलेगा 15 का, तो बेयर केस में 975 फिर भी कंपनी जो है बेयर केस में खराब सिनेरियो में भी रिटर्न बना करके दे सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके अपने अपने हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि अभी तो मार्केट का खराब समय चल रहा है, राइट, बेयर मार्केट बोल सकते हो, स्टॉक्स बहुत ज़्यादा डाउन है, तब भी एक कंपनी को 22 का PE रेशो मिल रहा है। तो इतने पैनिक में भी स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा नहीं नीचे गिरा, मतलब लोगों का इंटरेस्ट है, भरोसा है कि ये आगे जाके अच्छा नंबर पोस्ट कर सकता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एक नया वीडियो, एक नए स्मॉल कैप कंपनी के ऊपर। आई होप एक नए बिजनेस के बारे में आपको पता चला होगा, आपके वॉच लिस्ट में एक नया स्टॉक ऐड होगा। बाकी निवेश करना है नहीं करना है दैट इज़ टोटली अप टू यू। वहाँ पे मैं आपको कोई फोर्स वगैरह नहीं करने वाला हूँ कि खरीद लो मल्टीबैगर बन जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि किसी को नहीं पता होता है मल्टीबैगर बनने से पहले कि वो मल्टीबैगर बनेगा, ठीक है, बन जाने के बाद हम कह सकते हैं। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करेंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो आप चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हो जस्ट 1 महीने के लिए। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। एंड अगर ऐसे वाली स्टडी रिपोर्ट आपको एक्सेस करना है डेली बेसिस पे, कोई भी मिस नहीं करना है, तो प्राइवेट लर्निंग ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है नहीं पता, या तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो मेन टेलीग्राम ग्रुप पहले ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, या तो यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में जाके भी देख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।